आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैंने बिहार स्पेशल शुरू किया है अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे। मैंने बिहार स्पेशल में बहुत सारे टॉपिक को कवर करके लगभग 20 से 22 टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे बिहार स्पेशल में डाल रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करके आप देख सकते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि मैं बिहार स्पेशल में यानी कि बिहार के स्पेशल में मैं बिहार के टाइमलाइन बता रही हूँ, यानी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मैं बिहार के इतिहास के बारे में बता रही हूँ। इसका मैंने 3 पार्ट्स ऑलरेडी बना दिया है। आज जो मैं पार्ट्स लेकर आई हूँ बिहार स्पेशल में, ये टाइमलाइन ऑफ बिहार का चौथा पार्ट होगा, यानी 4th पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट्स मैंने बना दिया है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो नए स्टूडेंट हैं बीपीएससी के, जो अभी 67 के बीपीएससी एग्जामिनेशन के फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए टाइमलाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए रिवीजन के तौर पे काम करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं खुद एक बीपीएससी के स्टूडेंट हूँ, और जो भी मैं आपको बताती हूँ अपने नोट्स से ही बताती हूँ। और अगर इस नोट्स में जो मैं बता रही हूँ, जिस नोट्स से अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम अगर है, कुछ भी गलत लिखा हुआ है, कहीं पे कोई डेट सही नहीं है, तो आप मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भी अपने नोट्स को सही कर लूँगी। तो फ्रेंड, चलिए, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैंने बिहार स्पेशल में आप लोगों के लिए बिहार का टाइमलाइन लेकर आई हूँ, जिसमें बिहार के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखिए, आप इंडियन हिस्ट्री का इतिहास नहीं जान रहे हैं, यानी कि भारतीय इतिहास को नहीं जान रहे हैं। भारतीय इतिहास में यानी बिहार के इतिहास के बारे में जान रहे हैं। तो मान लीजिए मैं कोई डेट बताती हूँ, उसी डेट में भारतीय इतिहास में कोई और घटना हुई होगी, तो वो भारतीय इतिहास में इंडियन हिस्ट्री का। लेकिन आज आप जान रहे हैं बिहार स्पेशल में बिहार का इतिहास। तो बिहार के इतिहास में जो इम्पोर्टेंस डेट है, उसमें जो घटनाएं हुए हैं उसको मैं बताऊंगी, और साथ साथ मैं उसके सारे के सारे तथ्य यानी फैक्ट्स को भी बोलते चले जाऊंगी आपके साथ। तो आप जो मैं आपको ओरली बताऊंगी यानी मौखिक रूप से जो बोलूंगी, आप उसको भी नोट डाउन करते रहिएगा अपने कॉपी में, वो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। तो चलिए, आज जैसा कि मैंने इसका 3 पार्ट बना दिया है, तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहला जो पार्ट मैंने बनाया था इसका, वो मैंने बनाया था 1 लाख, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 लाख BC से लेकर 58 BC तक का मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। और उसके बाद मैंने इसका दूसरा पार्ट जो बनाया था 320 AD से लेकर 360 AD तक का कंप्लीट किया था। और उसके बाद जो 3rd पार्ट्स मैंने आपको बताया था इसका 504 से लेकर 1671 तक की मैंने कंप्लीट किया था। और आज जो लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए टाइमलाइन, वो मैं आज बताने वाली हूँ 702 से लेकर 1789 तक, 1789 तक, यानी 1702 से लेकर 1789 तक के टाइमलाइन को पूरा का पूरा कंप्लीट करूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं 1 लाख BC से लेकर यानी अभी तक 2020 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएं बिहार में हो चुकी है, जो इतिहास बन चुका है, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो आज मैं जो आप कवर करने वाली हूँ जो डेट्स, यानी देख लीजिए आप मैं कहाँ से कहाँ कवर कर रही हूँ। तो 1702 से लेकर 1789 तक मैं कवर करूँगी। इससे पहले मैंने आपको बताया कवर किया था 1504 से लेकर 1671 तक कंप्लीट हो चुका था, 1600 कंप्लीट हो चुका है। 1702 से लेकर 1789 का आज मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कभी भी डेट्स को लेकर आप किसी से झगड़ा मत करिएगा और ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास 2-3 बुक दिखेंगे तो कभी कभी कुछ डेट जो होते हैं वो दूसरी बुक में अलग लिखे रहते हैं। तो आप उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करके अपने जो सीनियर हैं उनसे पूछ के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को उठाकर देख लीजिए कि कौन से डेट को आयोग ने सही माना है, वही डेट आप अपने कॉपी में लिखिएगा। मैंने अपने कॉपी में यानी अपने नोट्स में भी बिल्कुल उसी तरीके से लिखा है जो आयोग ने। कई बार ऐसा हुआ है कि आयोग जो बुक में लिखा हुआ है लेकिन आयोग ने दूसरी डेट को माना है, तो वही डेट को मैंने मेंशन किया है जो आयोग के नज़र में सही है, यानी बीपीएससी की तरफ से उसको सही बताया गया है। आप भी इसी तरीके से कोई भी डेट में अगर कन्फ्यूजन होता है तो प्रीवियस के क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा कि बीपीएससी ने किस आंसर को सही माना है, किस डेट को सही माना है, वो इस तरीके से आप उसने नोट में भी लिख लीजिएगा। जहाँ तक मैं आपको बता दूं, मेरे नोट्स में पूरा कंप्लीट है, आपको कहीं भी कुछ भी गलत नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको कहीं भी गलत मिलता भी है तो आप सही कर लीजिएगा और मुझे भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं टाइमलाइन ऑफ बिहार के बारे में बताने वाली हूं, जो मैं 1702 से लेकर 1789 तक का कवर करूंगी। तो देखिए मैंने ऊपर लिखा है टाइमलाइन ऑफ बिहार,
दूसरा में देखिए बिहार के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियां। तीसरा में देखिए बिहार का इतिहास टाइमलाइन के जरिए। बिहार के इतिहास आप जानेंगे किसके जरिए, तो टाइमलाइन के जरिए आप जान पाएंगे। और इसके बाद देखिए बिहार का संक्षिप्त इतिहास, ऐतिहासिक कालक्रम टाइमलाइन के जरिए आपको पता चल जाएगा। उसको मैंने आपको आसान भाषा में लिखा है, बिहार का इतिहास टाइमलाइन के जरिए। इस वीडियो में कवर होगा 1702 AD से लेकर 1789 AD तक। आपको मैंने AD और BC बता दिया है। जिन लोगों को AD BC नहीं पता है, मेरे चैनल पे जाइए, AD BC से मैंने एक अलग ही वीडियो बनाकर डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ऐसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। AD में जब होगा तो वो प्लस में जाएगा और BC में रहता है तो माइनस में। AD हुआ तो ईसा मसीह के जन्म के बाद होता है, और BC ईसा मसीह का जन्म के पहले होता है। आप इसको अच्छे तरीके से जानने के लिए मेरे चैनल पे जाकर AD और BC का वीडियो आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिहार का टाइमलाइन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले जो बिहार का टाइमलाइन में जो आ रहा है वो सबसे पहले आ रहा है 1702। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 1702 से 1789 तक स्टार्ट करूंगी, आज पूरा का पूरा बताऊंगी। तो पहला ही जो आ गया वो हो गया 1702। इस सारे के सारे AD में जाएंगे, यानी AD का मतलब हिंदी में हो जाएगा ईस्वी, और BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी सारे के सारे अब ईस्वी में चलेंगे। देखिए 1702 ईस्वी में क्या हुआ, तो बिहार में देखिए राजकुमार अजीम ने बिहार के प्रांतपति रूप में नियुक्त किया गया। राजकुमार अजीम को बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त किया गया। अब ये राजकुमार अजीम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजकुमार अजीम बिहार का बादशाह बना था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये राजकुमार अजीम है जो बिहार का बादशाह बना रहा था, तथा यह औरंगजेब का प्रिय पोता था। जो राजकुमार अजीम था वो औरंगजेब का एक पोता था, तथा इसका पूरा नाम मोहम्मद अजीम था। इसका पूरा नाम मोहम्मद अजीम था, तथा इन्हीं के कहने पर पटना के सौंदर्य को देखकर इसे अजीमाबाद नाम रखा गया था। जो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट टाइमलाइन में आपको साथ में मेंशन कर दिया, यानी कि राजकुमार अजीम थे वो औरंगजेब के पोते थे, और औरंगजेब के बाद ये बिहार के बादशाह बने थे, और बिहार में इसे प्रांतपति के रूप में नियुक्त किया गया था। उसी तरीके से देखिए अब दूसरा टाइमलाइन 1704 ईस्वी। 1704 में पटना का सौंदर्यीकरण एवं अजीमाबाद नामकरण किया। तो देखिए मैंने यहाँ पे एरो दे दिया है, किसने किया, तो राजकुमार अजीम ने ही पटना के जो सौंदर्यीकरण, पटना के जब वो बादशाह बने तो इसकी सौंदर्यीकरण यानी सुंदरता को देखकर इसका नाम अजीमाबाद रखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अजीमाबाद नाम पटना का किसने रखा, तो राजकुमार अजीम ने रखा था। और राजकुमार अजीम कौन थे, तो औरंगजेब के पोता था। चलिए अब आगे देखिए 1713 में देखिए मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने बिहार में राज अभिषेक, यानी कि फर्रुखसियार का मुगल के जो सम्राट फर्रुखसियार थे उन्हें बिहार में राज अभिषेक हुआ। अब देखिए इसके फर्रुखसियार के बारे में जब आप पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब आपको फर्रुखसियार के बारे में पता चल जाएगा। तो देखिए एक मुगल बादशाह था जो 1713 से लेकर 1719, यानी 1713 से लेकर 1719 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत किया। किस पे हुकूमत किया, तो हिंदुस्तान पर हुकूमत किया। और इसका पूरा नाम था अबुल मुजुद्दीन मोहम्मद शाह फर्रुखसियर। अबुल मुजुद्दीन मोहम्मद शाह फर्रुखसियर था, और ये अजीम शाह का पुत्र था, यानी अजीम शाह का पुत्र था ये फर्रुखसियर। और ये एक 1713 से लेकर 1719 तक हिंदुस्तान पे हुकूमत किया था। और इसका जो राज्य अभिषेक हुआ था जो बिहार में, वो 1713 में हुआ था, यानी कि राजकुमार अजीम के बाद ये 1713 में इसका राज्य अभिषेक किया गया था। अब नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 1733 देखिए 1733 में क्या हुआ, कौन सी घटना हुई बिहार में। तो देखिए बिहार के हिस्ट्री में जो घटना हुई 1733 में, वो हुआ बंगाल के नवाबों का बिहार में पूर्ण नियंत्रण हुआ। यानी बंगाल के नवाब जो थे वो बिहार में पूर्ण नियंत्रण कर लिए थे, बिहार को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिए थे। कौन, तो बंगाल के नवाब। कब, तो 1733 में। अब चलिए बंगाल के नवाब थे कौन, इनके बारे में आपको बता देती हूँ। तो देखिए बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन, जो बंगाल के नवाब थे वो शुजाउद्दीन का शासन रहा था, तथा और 1733 में बिहार में इनके अधीन कर दिया गया था। यानी बंगाल के जो नवाब 1733 में थे वो शुजाउद्दीन थे, जो 1727 से लेकर 1739 तक रहे थे, यानी कि 39 तक इनका शासन रहा था, 1739 तक। तो आप देख लीजिए 39 तक इनका रहा। 33 में ये बंगाल के जो नवाब थे शुजाउद्दीन ने बिहार को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में कर लिए थे। अब देखिए उसके आगे 1734 से लेकर 1740,
1734 से लेकर 1740। अब 1734 से लेकर 1740 में क्या हुआ बिहार के जो इतिहास में, तो देखिए अलीबर्दी खां बिहार का नया पद पे सूबेदार कार्यरत हुए। अब अलीबर्दी खां कौन थे, तो अलीबर्दी खां के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था। तो देखिए इसी ने अलीबर्दी खां बिहार के नायब के सूबेदार की नियुक्ति हुआ, आगे चलकर बंगाल के जो नवाब बने। यानी कि अलीबर्दी खां जो फर्रुखसियर के बाद अलीबर्दी खां बंगाल के नवाब के बाद शुजाउद्दीन के बाद अलीबर्दी खां आए और बिहार में एक सूबेदार के रूप में कार्यरत हुए और आगे चल के ये बंगाल के नवाब बन गए थे। इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो आप जब पिछले वाला वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए 1748। नेक्स्ट जो टाइमलाइन आया वो आया 1748। अब 1748 में देखिए बिहार में रुहेला सरदारों का विद्रोह हुआ। रुहेला सरदारों का विद्रोह हुआ, तो रुहेला सरदार सबसे पहले तो जानिए कि रुहेला एक जनजाति था, उन्हीं के नाम पर ये रुहेला नाम रखा गया था। तो रुहेला देखिए मैं आपको बता देती हूँ, रुहेला के जो आखिरी सरदार थे, जहाँ के आप देख रहे हैं रुहेला सरदारों की बात हो रहा है देखिए, तो रुहेला के जो आखिरी सरदार थे वो खान बहादुर खान था। कौन था, तो खान बहादुर खान था। तथा रुहेला खंड जो रुहेला है वो रुहेला खंड उत्तर प्रदेश के उत्तर से पश्चिम के क्षेत्र में बचा हुआ। यानी जो रुहेला एक नामक जगह है, रुहेला खंड नामक जगह है, वहीं पे रुहेला विद्रोह हुआ था। रुहेला सरदार जो थे वो खान बहादुर खान था उन्हीं, और वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो रुहेला खंड है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो उत्तर से लेकर पश्चिमी क्षेत्र तक बसा हुआ है। और ये रुहेला के जो सरदार हुए करते थे वो खान बहादुर खान थे। अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यह बिहार के उप नवाब थे तथा बिहार के उप नवाब तथा इसके अफगानों ने हत्या कर दी थी और पूरा कर दिया था। इसमें देखिए मैंने एक लाइन आपको लिखा, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा जो मैंने आपको बताया, जो मैं अपने नोट से पढ़ी, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। बिहार के जो रुहेला सरदार थे उनका विद्रोह हुआ, यानी बिहार के जो आखिरी रुहेला सरदार थे खान बहादुर खां थे, और रुहेला खंड नामक जगह है जो उत्तर प्रदेश में है। और उसी विद्रोह में हैबत जंग का वध हुआ, यानी हैबत एक जंग का वध हुआ। अभी हैबत जंग कौन है, तो हैबत जंग के बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ा लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आपको अच्छे तरीके से आसानी भाषा में बता देती हूँ। तो देखिए यह बिहार का उपनवाब था। जो हैबत जंग था वो बिहार का उपनवाब था तथा ये अफगानों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, और इसका पूरा नाम जैनुद्दीन हैबत जंग था। जैनुद्दीन हैबत जंग था, और ये रुहेला के सरदारों के खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे उसी में हैबत जंग की वध हो गई थी। अब ध्यान रहिएगा, रुहेला जो मैंने बताया ये जनजाति था, उन्हीं के नाम पे ये विद्रोह का नाम रखा गया था। और ये उत्तर प्रदेश में इसका एक स्थान है जिसका नाम रुहेला खंड है। और वो जो सरदार थे वो खान बहादुर खान थे, जो आखिरी सरदार थे। उसी जंग में हैबत जंग का, उसी विद्रोह में हैबत जंग का वध हो गया था। और हैबत जंग जो थे बिहार के उपनवाब थे। कब थे, तो ये 1748 के टाइम पे हैबत जंग बिहार के उपनवाब हुआ करते थे। अब आगे देखिए 1751 यानी नेक्स्ट टाइमलाइन आया 1751। इसमें देखिए बिहार में मराठों का आक्रमण। अब देख रहे हैं सीधा एक लाइन में लिखा बिहार में मराठों का आक्रमण हुआ। बिहार में मराठों का आक्रमण हुआ, तो देखिए इसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। तो देखिए मराठा सरदार रघुजी ने बंगाल और उड़ीसा के नवाब अलीबर्दी खां के राज्य पर लगातार आक्रमण किए तथा उसे बाध्य होकर 1751 ईस्वी में उसके मराठा ने उड़ीसा को दे दिया। यानी कि 1751 में बाध्य होकर उड़ीसा को दे दिया तथा बंगाल एवं बिहार में चौथ असर देशमुख के रूप में 12 लाख रुपए वार्षिक देने लगे। यानी जो मराठा का जो विद्रोह हुआ, आक्रमण हुआ बिहार में, उसके जो सरदार थे रघुजी थे, और उड़ीसा और बिहार और उड़ीसा के नवाब अलीबर्दी खां हुआ करते थे। जो 1751 में जो अलीबर्दी खां थे वो बंगाल और बिहार के नवाब हुआ करते थे। लेकिन लगातार आक्रमण होने के बाद 1751 में मराठों का आक्रमण होने के बाद इसे उड़ीसा को उड़ीसा और बंगाल को दे दिया गया, और इसमें एक कर की वसूली कर दी गई, जिसका नाम था चौथ असर देशमुख। चौथ मैं बता देती हूँ, चौथ जो होता था मराठों का 1/4 पे होता था, और सरदेशमुख होता था तो 1/10 पे। यानी कि एक कोई जगह है उसका 1/4 का मराठों का होगा और 1/10 मराठा थे, इसे चौथ कहा गया। 1/4 को चौथ कहा गया और 1/10 को
ये 1/10 को सर देशमुख कहा गया। चौथा जो घर, ये आपको घर वगैरह पे लगाए जाते थे, और 10 सर देशमुख एक खेतीबाड़ी में लगाए जाते थे। तो आप ध्यान रखिएगा, आप मेडिवल पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, मराठों के बारे में जब पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो बिहार में जो मराठों का आक्रमण हुआ था 1751 में हुआ था। इसके सरदार रघुजी थे, और इन्होंने ही 12 लाख रुपये वार्षिक देकर सर देशमुख और चौथ की प्रक्रिया शुरू की थी। अब आगे देखिए, इस सारे के सारे बिहार में हो रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री यहीं से बिहार में हो रहे हैं, ध्यान रहेगा आपको। तो अब देखिए नेक्स्ट टाइमलाइन 1760 में राजकुमार अली गौहर ने अंग्रेजों के विरुद्ध असफल अभियान चलाया। अब यहाँ पे आ गया आपका राजकुमार अली गौहर के बारे में मैंने आपको बताया था, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखिए, राजकुमार जो अली गौहर था, आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद गौहर अली ने बिहार पर आक्रमण किया और पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में राजाभिषेक करवाया था, और ये शाह आलम द्वितीय अपना नाम रखा। यानी कि जो राजकुमार अली गौहर था वो उसका दूसरा नाम था शाह आलम द्वितीय। इन्होंने बिहार पे यानी अंग्रेजों के विरोध असफल अभियान चला था, सफल नहीं हुए थे बल्कि असफल अभियान चला था 1760 में। इसी में एक और पॉइंट देखिए, पटना में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के संरक्षण में राजाभिषेक हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार जब इनका अली गौहर आक्रमण किया था तो पटना में जो स्थित फैक्ट्री थी उसमें राजाभिषेक किया गया, और वो जो राजा अभिषेक किया गया था किसके संरक्षण में, तो अंग्रेजों के संरक्षण में। यानी अंग्रेज इनके संरक्षण दिए थे किसे, तो राजकुमार अली गौहर के, जिसका दूसरा नाम शाह आलम द्वितीय था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शाह आलम द्वितीय। अली गौहर का हिंदू नाम शाह आलम द्वितीय है क्योंकि ये आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पद पर बैठा था, और अपना जो उपाधि धारण किया था वो शाह आलम द्वितीय की उपाधि किया था, तो गौहर का ही नाम शाह आलम द्वितीय है। और ये जो अंग्रेजों का संरक्षण में राजाभिषेक करवाया था तो कहाँ करवाया था, तो पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री थी वहीं पे ये करवाया था, जो कि 1760 में हुआ था। अब देखिए उसके बाद 1764 में ये आ गया। 1764 जैसे ही मैंने आपको बोला होगा, आपको दिमाग में पता चल गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो देखिए 1764 में बक्सर की लड़ाई, अंग्रेजों की विजय। बक्सर की लड़ाई जो हुई वो 1764 में हुई। कब हुई, तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। इससे पहले मैंने बहुत सारे बैटल बताया है, अभी जो आया वो 1764 की आया। तो अब देखिए इसके बारे में, इसमें ध्यान से देख लीजिए। अब अंग्रेजों की विजय हुई, यानी कि अंग्रेज के साथ इसका झगड़ा हो रहा है। चलिए मैं आपको पूरा डिटेलिंग इसके बता देती हूँ, आपको पता चल जाएगा, आप नोट डाउन करते रहिएगा। ये युद्ध बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल के नवाब के सेनाओं को बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से हेक्टर मुनरो और मुगल के नवाब सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। यानी मुगलों के बीच लड़ा गया, और दूसरा जो अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी थी उधर से उस साइड से हेक्टर मुनरो ने आया था। और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, इसके साथ साथ जो नवाब थे मुगल के नवाब हुआ करते थे, वो बंगाल के नवाब भी मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला, यानी 3 लोग लड़ रहे थे। एक तरफ मुगल की तरफ से सेनाओं लड़ रहे थे, बंगाल की तरफ से मीर कासिम लड़ रहे थे, और अवध की तरफ से सिराजुद्दौला लगे थे। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, वही शाह आलम द्वितीय जिसका राजाभिषेक अंग्रेजों ने किया था 1760 में, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के संरक्षण में पटना में जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी उसमें। तो जब बक्सर की लड़ाई हो रही थी, अंग्रेज एक तरफ से और दूसरे तरफ से 3 लोग थे। तो 3 लोग कौन थे, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना ने अंग्रेजी कंपनी से लड़ रही थी। ये तीनों की सेना, यानी कि बंगाल, अवध और मुगल बादशाह शाह आलम की सेना, तीनों की सेना किससे लड़ रही थी, तो अंग्रेजों से लड़ रही थी। ये अंग्रेजों की कंपनी से लड़ रही थी तथा लड़ाई में अंग्रेजों को जीत हुई। इसके परिणाम जो जीत हुई, किसकी जीत होगी, तो अंग्रेजों की जीत हुई। तो इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश के दीवानी और राजस्व अधिकारी अंग्रेज की कंपनी के हाथ में चली गई। यानी जब अंग्रेजों की जीत हो गई बक्सर की लड़ाई में, ये तीनों के तीनों हार गए। बंगाल के मीर कासिम हार गए, अवध के नवाब सिराजुद्दौला हार गए, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हारने के बाद अंग्रेजों के हाथ में क्या चला गया, तो पश्चिम बंगाल चला गया, बिहार चला गया, झारखंड चला गया, उड़ीसा चला गया। इनकी दीवानी और राजस्व अधिकारी अब अंग्रेज करने लगे थे। तो
तो ध्यान रहे बक्सर की लड़ाई हुई थी, 3 लोगों की बक्सर की लड़ाई की तरफ से, अंग्रेज अकेले था और इधर से 3 लोग थे। तो एक बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों के सेनाओं की से एक ही व्यक्ति, एक ही लोग सब लड़ रहे थे, वो अंग्रेज से। और इसी बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज की जीत हो गई, तीनों की हार हुई थी और अंग्रेज की जीत हुई थी। और अंग्रेज जीतने के बाद इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के दीवानी और राजस्व अंग्रेजों के हाथ में चला गया, यानी कि अंग्रेज ही उस पर अब कमान करना शुरू कर देंगे। अब देखिए दूसरा, नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए, 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अंग्रेज के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 लोग लड़ रहे थे, तीनों लोग हारने के बाद इसकी जितनी भी दीवानी थी वो सारे के सारे अंग्रेजों के हाथ में चली गई। तो वही 1765 64 में झगड़ा हुई, 65 में जब परिणाम आया तो शाह आलम द्वितीय द्वारा, यानी कि शाह आलम जो द्वितीय मुगल के बादशाह शाह आलम द्वितीय जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे बक्सर की लड़ाई में, उन्होंने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी किसके हाथों में चला गया? तो अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज जीत गए थे। वही चीज़ हुआ 64 में बक्सर की लड़ाई हुई। परिणाम के बाद ये सारे के सारे जो कब्जा हो गया वो अंग्रेजों ने कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद 1769 में देखिए बिहार का प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज ने निरीक्षक नियुक्त की। जैसा कि आप जान रहे हैं, यहाँ से ये तीनों आप मिलाकर पढ़िएगा, 64, 65, 69। देखिए 64 में लड़ाई हुई, उसके बाद सारे के सारे दीवानी अंग्रेजों के हाथ में चली गई क्योंकि अंग्रेज जीत गए। उसके बाद बिहार का प्रशासन चलाने के लिए, जैसे कि बिहार भी इसमें आया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, तो बिहार को चलाने के लिए, बिहार के प्रशासन को अच्छे तरीके चलाने के लिए अंग्रेज ने निरीक्षक नियुक्त किए। यानी कि अंग्रेजों ने अब जैसे उन्हें अपनी दीवानी मिल गई, राजस्व मिल गया बिहार का, तब उन्हें चलाने के लिए बिहार में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग निरीक्षक नियुक्त करने लगे। तो ये 3 चीज़ आप ध्यान से पढ़िएगा, 64, 65, 69, ये तीनों एक साथ ही मिक्स किया हुआ है। अब नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए, 1770 में देखिए बिहार परिषद का गठन हुआ। जब ये सब कंप्लीट हो गया तो बिहार परिषद का गठन 1770 में किया गया। एक लाइन में आप याद रखिएगा कि बिहार परिषद का गठन कब हुआ, तो 1770 ईस्वी में हुआ था। और क्यों हुआ, तो देखिए ब्रिटिश शासन को संगठित रूप से विकसित करने के लिए। जो ब्रिटिश शासन चल रहा था, अंग्रेजों को जो दायित्व हो गया था, अंग्रेजों अपना वर्चस्व जमा लिए थे, उसको अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए, अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए ये बिहार परिषद का गठन हो गया। और इसी बीच एक नोनिया विद्रोह हुआ। तो 1770 में ही बिहार परिषद का गठन हुआ ताकि बिहार शासन को संगठित रूप से विकसित किया जाए। और उसी के बाद एक नोनिया विद्रोह हुआ। अब नोनिया विद्रोह क्या है, तो देखिए नोनिया विद्रोह के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यह विद्रोह हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में बिहार के सोरा उत्पादन प्रमुख केंद्र था। किसका केंद्र था, तो प्रमुख सोरा उत्पादन का केंद्र था। और कहाँ, तो हाजीपुर, तिरहुत और सारण और पूर्णिया में। तथा सोरा का उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता था। जो उत्पादन हो रहे थे सोरा का, उसका उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता था। तथा सोरा को इकट्ठा करने एवं तैयार करने का काम नोनिया करते थे। नोनिया यानी कि जो इकट्ठा करते थे सोरा उत्पाद, सारे काम नोनिया जाति करते थे। और तथा कंपनी राज होने के बाद सोरा को इजारेदारी और अधिक से अधिक जो टैक्स मिल रहे थे, उसमें नोनिया जाति के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, जिसके वजह से नोनिया जाति ने चोरी और गुप्त रूप से सोरे का व्यापार करने लगे थे। यानी कि जो नोनिया जाति थे, ये बारूद बनाने वाले जो उत्पादन थे यानी सोरा थे, उसका सारा काम नोनिया प्रजाति करते थे। लेकिन नोनिया की जाति करते थे, लेकिन यह सारे के सारे किसे देना पड़ता था, ब्रिटिश शासन को देना पड़ता था, ब्रिटिश कंपनी को देना पड़ता था, जिसके लिए नोनिया ने गुप्त रूप और चोरित करके व्यापार करना शुरू कर दिए। यानी कि अपने आप नए रास्ता अपनाने लगे और नया व्यापार करने लगे। तथा इससे जुड़े व्यापारी अंग्रेजी क्रूरता का शिकार होने लगा। लेकिन जब अंग्रेजों को पता चल गया कि ये नोनिया लोग अपने तरीके से ही व्यापार कर रहे हैं, तो उन पर बहुत ही ज़्यादा क्रूरता करने लगे। और इसी कारण नोनिया ने अंग्रेजों राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो नोनिया विद्रोह आप सिंपल एक लाइन में समझ लीजिए। तो नोनिया विद्रोह एक सोरा उत्पादन था जिसका उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन इसकी इजारेदारी अंग्रेज ज़्यादा कर रहे थे, जिसके वजह से नोनिया गुप्त रूप से इसे अपना व्यापार बनाने की कोशिश किए। लेकिन अंग्रेजों को पता चलने के बाद नोनिया लोगों पर बहुत ही ज़्यादा क्रूरता की गई अंग्रेजों की तरफ से, और जिसी को देखकर नोनिया जाति ने ये नोनिया आंदोलन छेड़ दिया।
तो आपको नोनिया आंदोलन आपको पता चल गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे मेंस में क्वेश्चन आए हुए, पीटी तो आएगा ही आएगा, लेकिन मेंस में भी क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखिए 1774 में तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि 1774 रेगुलेटिंग एक्ट जैसे ही आपके माइंड में आता होगा तो रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन देखिए बिहार में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बिहार में प्रांतीय सभा का गठन, यानी कि 1774 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके अनुसार बिहार में प्रांतीय सभा के गठन की गई। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसके बारे में जानते, देखिए बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई। तो रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों में ब्रिटिश सरकार की निगरानी को लाना था, यानी जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था उसका उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी का संचालन व समिति अमूलचूल परिवर्तन करना था। इसके अतिरिक्त यानी कंपनी के जो भी काम हो रहे थे उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे परिवर्तन करना था। कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर व्यापारिक ढांचे में राजनीतिक कार्य को योग्य बनाना था, यानी कि अपने तरीके से व्यापारियों को ढालकर राजनीतिक कार्यों में उसे योग्य बनाना था। तथा इसको 1773 में ब्रिटिश संसद में पास किया गया। पास कब किया गया रेगुलेटिंग? 1773 में। कब तो कहाँ? तो ब्रिटिश संसद में पास किया गया था तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया। पास हुआ 73 में और लागू कर दिया गया 74 में। इस एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत 1774 में बिहार में एक प्रांतीय सभा की गठन हुई। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य तो आप अच्छे तरीके से जान गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी गतिविधि को ब्रिटिश सरकार के निगरानी में लाना था और इसमें जो संचालन कंपनी से संचालन हो रही थी उसे अपने तरीके से काम करवाना था। और इसी के बीच में जो पारित हुआ था 1773 में पारित हुआ था और इसका जो लागू हुआ था 1774 में हुआ था। और इसी बीच में बिहार में रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए एक बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बिहार में प्रांतीय सभा का गठन रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए कब हुआ था? तो 1774 में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि जितने भी मैं बात बता रही हूँ सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। आप खुद उठा के क्वेश्चन बैंक देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट टाइमलाइन देखिए 1789 में विभिन्न कृषक विद्रोह शुरू हो गया। यानी कि बिहार में बहुत सारे कृषक विद्रोह हुए थे। वो कब शुरू हो गया? तो यही 1789 से शुरू हो गया। अब इसके आगे जो मैं टाइमलाइन बताऊंगी उसमें सारे विद्रोह आने वाले हैं। तो आप बस इतना समझिए यहाँ पे कि 1789 में विभिन्न कृषक विद्रोह शुरू हो गया। यानी जैसे चेरो विद्रोह हुआ, उसके बाद चंपारण अभी आएगा, उस सारे के सारे विद्रोह यहीं से शुरू होने लगता है। क्योंकि यहाँ पर एक विद्रोह ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि वो था नोनिया विद्रोह हो चुका था, जो सोरा को उत्पादन करते थे बारूद बनाने के लिए। लेकिन अंग्रेजों हुकूमत के वजह से ये नोनिया लोग अपना व्यापार शुरू करना चाहते थे, जिसके वजह से अंग्रेज नहीं चाहते थे कि नोनिया लोग अपना व्यापार शुरू करें, जिसके वजह से इन पे बहुत ही क्रूरता हुई, जिसके वजह से ये नोनिया लोगों ने एक आंदोलन छोड़ दिया। उसका नाम दे दिया गया नोनिया आंदोलन, यानी नोनिया विद्रोह के नाम से दिया गया। दूसरा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट हुआ था, वो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। इसके बाद मैंने आपको जो बताया 1764, 65, 66 तीनों मिलाकर आप पढ़िएगा, क्योंकि तीनों एक ही साथ आपको मिला जुला हुआ है। क्योंकि इसमें लड़ाई होने के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई और दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों ने उसे संचालन करने के लिए निरीक्षक नियुक्त करना शुरू कर दिया। तो जो मैंने आज आपको बताया, ये जो टाइमलाइन मैंने बताया आपको बिहार के इतिहास में, जो 1702 से लेकर 1789 तक का जो टाइमलाइन बताया, ये पार्ट 4 था। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिख दिया। इससे पहले 3 पार्ट्स मैंने बना दिया है, आप जाके मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे देख सकते हैं। तो आज का जो मेरा उद्देश्य था पार्ट 4 बिहार के टाइमलाइन में, यानी कि पार्ट 4 में बिहार स्पेशल में, वो 1702 से 1789 तक के टाइमलाइन को बताना था। इसके बाद मैं 1789 के बाद मैं 1821 से लेकर 1817 से लेकर मैं आपको पूरा का पूरा 1899 तक का कंप्लीट करवा दूंगी। यानी कि 1800 का टाइमलाइन मैं पूरा का पूरा कल कंप्लीट करा दूंगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए ला रही हूँ, मैं एक साथ ज़्यादा करके टाइमलाइन नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी मैंने आपको मौखिक रूप से बोला है उसको ज़रूर आप लिख लीजिएगा। साथ साथ में आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता हो तो आप बुक की मदद लीजिए। बुक अगर आप
आपके पास नहीं है तो आप गूगल की सहायता से भी इसे मदद ले सकते हो। लेकिन आप कोशिश करिए अपने पास बुक रखिए और बुक की मदद से ही इसको अच्छे तरीके से जानिए और वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इसका पार्ट 4 आएगा तो मैं 1800 से शुरू करके, यानी 1817 से शुरू करके 1899 तक का पूरा जो इम्पोर्टेंट घटना हुआ है वो सारे के सारे मैं बता दूंगी। आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है, ये जो यहाँ से जो शुरू हुआ पार्ट 4 से जो शुरू हुआ है, ये सारे के सारे इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर टाइम लाइन आप अच्छे तरीके से देख लिए तो आपका क्वेश्चन हिस्ट्री में 90% क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 90% तक की गारंटी कि क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि बिहार में कितने घटनाएं हुए, किस टाइम में हुए हैं, इनसे जुड़े हुए तथ्य क्या हैं, इसकी जानकारी मैं आपको अपनी वीडियो में दे रही हूं। अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसका जो सच है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो भी मैंने बताया है वो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बिहार स्पेशल में इतना ही। अगर मेरा वीडियो मेरे जो बताया मैंने आपको वो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही, और जो बाहर के स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं यानी बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वही टाइम लाइन से बिहार के हिस्ट्री के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं इसको अभी 3 से 4-5 दिन में पूरा का पूरा ही टाइम लाइन कम्प्लीट हो जाएगा क्योंकि मैं आपको 1 लाख BC से लेकर 2019 AD यानी अभी तक की जितनी भी 21वीं सदी तक की घटनाएं हुए हैं उसको सारे के सारे बताने जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा चलेगा। इसमें कुछ अभी 5-6 पार्ट्स और आएंगे, इसके बाद आपका टाइमलाइन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखें, जो भी मैंने आपको ओरली यानी मौखिक रूप से जो भी मैंने आपको बताया है उसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के बिहार के टाइमलाइन में बस इतना ही। कल मैं फिर जैसा कि मैंने बताया 1817 से लेकर 1899 तक के मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। तो आज का जो टाइमलाइन था वो पार्ट 4 था, इससे पहले मैंने 3 बता दिया है। अब जो नेक्स्ट आएगा वो पार्ट 5 होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर कल नए जोश और नए पार्ट इसके टाइमलाइन के नए टाइमलाइन के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।